नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज की इस छोटी छोटी बातों की चर्चा, लेकिन कुछ विशेष बातों की चर्चा को आपका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आपको थोड़ी सी दुखद जानकारी दे दूंगा। दिल्ली के टीकरी कला क्षेत्र के अंदर पीवीसी मार्केट में गोदाम के अंदर आग लग गई है। हालांकि अभी तक की सूचना के अनुसार कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन 26 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दूसरी जानकारी आपको यह भी बता दूं कि कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा, जिसको हम बकरी ईद कहते हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि रविवार को जो इस्लामिक महीना होता है उसके जिलहिज के चांद की तस्दीक हो गई है और अब उसके अनुसार 21 जुलाई को बकरी ईद मनाई जाएगी। अब इसको लेकर नेचुरली मस्जिदों में तैयारियां शुरू होंगी, सारी की सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। अब लेकिन इस चर्चा को मैं सबसे पहले आपको, जो कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अंदर जो मियागंज ब्लॉक है, वहां के एक सीडीओ साहब है दिव्यांशु पटेल। फिर देखिए, कल भी दिखाई थी, आज भी देखिए कि किस प्रकार वो एक मशहूर चैनल के टीवी पत्रकार जो है कृष्णा तिवारी, उनकी पिटाई कर रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं। और वो ही नहीं, सत्ता पक्ष का ही, डेफिनेटली ये सत्ता पक्ष का एक नेता ही था जो सफेद कुर्ते पजामे में, वो भी हाथ साफ कर रहा है। हालांकि बाद में बड़ी लीपा पोती हुई बहुत सारी बातें हो गई। उसके बाद में पहले बताया गया जी कुछ गलतफहमी नहीं हुई थी साहब। स्थानीय पत्रकार है, मशहूर चैनल का, और स्थानीय क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के पत्रकारों को बड़े से बड़ा अधिकारी एक दूसरे को सब पहचानते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। कहा जाता है आजकल बहुत जगह उन्हें लगा कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में। मुझे तो लगता है कि हिंदू या हिंदुत्व तो खतरे में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सनातन खतरे में है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी खतरे में है आज के समय में। जिसको देखिए वो ब्राह्मण को गाली दे रहा है। अब आप सुनिए, मैंने इतनी बातें क्यों कही। हो सकता है बहुत से लोगों को लगा कि ये टीवी चैनल का काम नहीं है। टीवी चैनल का काम होता है समाज के किसी भी तबके के साथ यदि अन्याय हो रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, उसके विरुद्ध आवाज उठानी। अब यहां भी सबसे पहले, अब ये जो आपने दिव्यांशु पटेल जी का जो चित्र देखा, हालांकि इनको हम फिर कहेंगे इस अधिकार को अधिकार दिया किसने था किसी के साथ मारपीट करने का, लेकिन बावजूद उसके अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये व्यक्ति छात्र जीवन से ही, कोचिंग के समय से ही, जब से आईएएस की तैयारी कर रहा था, और मैं कहूं अगर इन्हीं के शब्दों को सुन लीजिए, बचपन से इनके दिल और दिमाग के अंदर जिस प्रकार का भूसा भर दिया गया था, जिस प्रकार की घृणा भर दी गई थी, इन्हीं के मुंह से सुनिए और फिर विचार कीजिएगा कि इन्होंने कल जो कुछ भी कुकृत्य किया वो इसी का अंजाम था। सोची समझी साजिश थी। आप पहले ये वीडियो देखिए, सुनिए, हमें भी कहीं से प्राप्त हुआ है। हमारे पिताजी आज फोन करके बोले सुबह, हाँ, कि जाना मत कहीं, नहीं तो देशद्रोह में फंसा देंगे। हमने कहा तो अब तो अपने देश की बात है, देश ही नहीं रहेगा तो द्रोह कहाँ से होगा? जब देश ही नहीं रहेगा बचे। कहाँ से फोन किया आपके पिताजी? वो बलरामपुर में संस्कृत पढ़ाते हैं, बलरामपुर जिला यूपी में है। तो उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में, जेएनयू के बारे में? कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, हाँ, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे। ये इस देश की सनातन परंपरा रही है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन अब पिता है तो वो डरते हैं ना इस सिस्टम वो बेटे के लिए डरते हैं, बेटे के लिए डरते हैं। बेटा तो अपना कर्तव्य निभाएगा। वो संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्हें 17 साल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी गई कि वो कुर्मी थे, ये बोल के, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर अवधेश प्रताप नाम है उनका। गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत में? गोल्ड मेडलिस्ट थे वो तब थे जब अवध यूनिवर्सिटी में 78 कॉलेज थे, तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटी में बोल के भगाया गया कि आप कुर्मी हैं, आप संस्कृत कैसे पढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कि जब मैं 17 साल झेल सकता हूँ, क्लर्क की नौकरी कर सकता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट होके, तो तुम किसी तरीके से जेएनयू पहुँच गए हो तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग तुम्हें खा ना जाए। ये उनके वर्ड थे आज सुबह। सुन ली इनकी, महाराज जी की, दिव्यांशु पटेल जी की कहानी। इसका मतलब ये कहीं से ब्राह्मणवाद, सनातनवाद, ब्राह्मण और सनातन से इनको खतरा रहा। इनके पिताजी गोल्ड मेडलिस्ट थे 17 वर्ष, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुर्मी थे। कहीं बैठती है बात, और वो भी अब के समय में।
17 साल पहले कितने समय पुरानी बात होगी, उनके पिताजी ने इंतजार किया और कोई रास्ते नहीं थे जहां पर वो आवाज उठा सकते थे। चलिए उनके साथ जो बीती, लेकिन इस व्यक्ति ने पढ़ा क्या, सीखा क्या? इसके तो मन के अंदर जहर पहले ही भरा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज फिर देखिए, मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, कल वाली उस वीडियो के अंदर जब ये कृष्णा तिवारी, अब मैं कहूंगा ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कृष्णा तिवारी को जब ये पीट रहे हैं, वो भाग रहा है, जब कृष्णा तिवारी, उसकी बोधी, उसकी शिखा साफ नजर आ रही है। क्यों ना ये माना जाए कि ये व्यक्ति, ये जो दिव्यांशु पटेल, ये जो सीडीओ, जो आकर अफसरशाह जो बना हुआ है, इसने अपनी, जिसको कहते हैं ना प्री प्लान, अपने मन का जहर, अपने मन का गुबार और अपने मन की गंदगी निकाली, जानबूझकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर इसने कृष्णा तिवारी के साथ मारपीट की। क्यों ना माना जाए इस बात को। वो बात अलग है कि आज के समय में क्योंकि हिंदुत्ववाद, तो बहुत सारे क्या, ज्यादातर जिनको भक्त और बहुत से लोग अंधभक्त भी कहते हैं, अब क्योंकि उनको तो कुछ, वो तो कहीं भी चुप कराएंगे, नहीं हिंदू है, छोड़ दीजिए इस कहानी को, हिंदुओं में फूट पड़ जाएगी, फलाना ढिकना, आपको डर दिखाया जाएगा इस्लाम से, पाकिस्तान से, ना जाने कहां से टीवी चैनल, पाकिस्तान में महंगाई ऊंचाई पर, वो तो दिखाते हैं। मेरे यहाँ क्या फ्री में बट रहा सब कुछ माल? भारत के अंदर महंगाई नहीं है क्या? अब हमने जब कल को चर्चा दिखाई, उसके अंदर कहते हैं जी वहां की हिंसा देखी थी, जो हिंसा उत्तर प्रदेश चुनावों को दिखाई कि जी आपने पश्चिम बंगाल की हिंसा देखी, इसका मतलब सबको सही ठहरा दें, पश्चिम बंगाल में एक प्रकार का चीरहरण हो रहा था क्या? जो कुछ है पहली बातों पे डाल दो कि उस समय क्या होता था, नेहरू के समय में क्या होता था, या कांग्रेस के शासन में क्या हुआ। अगर कांग्रेस के शासन में गलत होता था तो क्या यहां भी गलत करें? आपको इसीलिए चुना गया था क्या, गलत करने के लिए? शर्म नहीं आती है इन लोगों को, जो इस पर खासतौर से ये जो ब्राह्मण बुद्धि लिए लोग घूमते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जहां आवाज इन्हें उठानी चाहिए, वहां की आवाज नहीं निकलती है, तलवे चाटते हैं ये लोग राजनीतिक दलों के। ये हाल है इन लोगों की। इससे खाली मैं ब्राह्मण किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, बात यह है कि आप सनातन को खतरे में डाले हुए हैं। आप सनातन पर, आपको हिमाचल का भी हमने पीछे दिखाया था, माता शूलिनी देवी मंदिर का, किसी हिमाचल के ब्राह्मण की आवाज नहीं, हिमाचल छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में आवाज नहीं निकली। ये हाल है इन लोगों का, करते फिरते इधर उधर की बात, सिर्फ और सिर्फ चापलूसी है इस समय, इसके सिवा कुछ नहीं है इन लोगों के पास में। कहीं से आवाज नहीं आई, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूं जिसने जो केस मेरे विरुद्ध करना है वो कर दीजिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है। आवाज उठाई अब, लेकिन उससे भी बड़ी चीज एक और हो जाती है। अब आज जो एक और नई तस्वीर है वो भी देख लीजिए, कृष्णा तिवारी जी की। अब पता लगा है कि उन्होंने माफी मांग ली है दिव्यांशु पटेल जी ने, और माफी मांगने के बाद उन्होंने मुंह मीठा करा दिया है और मामला सुलट गया है। हो सकता है कृष्णा तिवारी के ऊपर दबाव पड़ा हो जिस चैनल के लिए वो काम कर रहे हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन बावजूद उसके, वो कहा जाता है ना ऐसे में, मुझे याद आ रहा है इस समय, एक सत्यमेव जयते नाम से विनोद खन्ना की फिल्म थी, आई थी, उसके अंदर एक डायलॉग था कि जुर्म करने वाला और जुर्म सहने वाला आखिर में एक हो जाते हैं, और मारा जाता है जुर्म के विरुद्ध आवाज उठाने वाला। ये भी एक वास्तविकता है, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अनेकों ऐसे मौके आए। प्रश्न इसमें ब्राह्मण, दलित, ठाकुर बनिए का नहीं है। प्रश्न ये कि समाज के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है, आज के समय में ब्राह्मण एक बहुत ज्यादा आसान टारगेट हो गया है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन तो होता नहीं है। वो तो इस समय राजनीतिज्ञों के तलवा चाटने में मस्त है। मैं बहुत घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नतमस्तक हुए पड़े हैं उनको। और अब क्या, पहले भी उनके बारे में यही कहा जाता था, पहले भी उन्हें बेशक तिलक तराजू तलवार दुनिया भर की गालियां मिली, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने तलवे चाटे, नतमस्तक हुए। लेकिन अब जो हम दिखाना चाहते, और ये जो कृष्णा तिवारी जी की जो तस्वीर आपने देखी होगी, अब हालांकि कल कहा जा रहा था उनके मोबाइल भी टूट गए, अनेकों लोग ये कटाक्ष भी कर रहे हैं, उनकी पॉकेट के अंदर अब आपको 2-2 मोबाइल नजर आ रहे हैं। अनेकों लोग ये कटाक्ष भी कर रहे हैं कि उनको मोबाइल भी गिफ्ट कर दिए गए। चलिए, उनकी पेट की एक मजबूरी हो सकती है, वो कहते हैं कि जल में रह के मगरमच्छ से बह, क्योंकि ये अधिकारी तो आपको याद है ना अगरतला में कैसे हुआ था। लेकिन चलिए 4-5-6 दिन के बाद ही सही उनके विरुद्ध कार्रवाई तो हुई, और याद है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कार्रवाई हुई थी।
एक आईएएस के विरुद्ध माफी मांग ली थी उसने भी, लेकिन वहां पर उनको निलंबित किया गया। यहां पर क्या हुआ? कुछ नहीं होगा यहां, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामनाएं दे दी। आंखें बंद कर ली, क्या कहेंगे अब ऐसे के समय। हमने इसीलिए कहा था कल कि मोदी युग की महाभारत, उस समय भी जिस प्रकार आंखों पर पट्टियां बांधी गई थी, आज का नजर नहीं आया। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को सारी खबरें नहीं मिली होंगी? क्या ऐसा संभव है? क्या यह उचित नहीं होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार इस विषय के ऊपर कहीं खेद व्यक्त करते? लेकिन हिंदुस्तान का हाल कुछ ऐसा ही। हमने जानबूझ के, बहुत से लोगों को लग सकता जातिवादी बात का, लेकिन जो वास्तविकता है वो कही हमने। अब आप बताइए कि और भी कई वीडियो हैं इन दिव्यांशु पटेल जी के, जिसमें उन्हें अपने प्रोफेसर का नाम ले रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को समाज के लिए करना चाहिए। और एक चीज सुनिए, समाज एक जाति नहीं होती। सभी जातियां जो भारत के अंदर है, जातिगत व्यवस्था है, उन सब जातियों से मिलकर समाज बनता है। आप समाज का भला करें। और अगर पूर्व में कोई किसी प्रकार की कहीं त्रुटि हुई भी है किन्हीं कारणों से, हालांकि इन चीजों के बारे में बहुत सारी गलत बातें फैलाई जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि हुई भी है तो क्या हम उसी में जीते रहें? क्या आज हमें यही सिखा दिया गया है कि आज जो हुआ पहले क्या नहीं होता था? आज जो हिंसा है, पुरानी हिंसा भूल के, पुरानी सरकारों के समय में क्या हिंसा नहीं होती थी? तो भाई पुरानी सरकार ही ठीक है ना, फिर आपका क्या करना है? आप करते कि जो ये हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ क्या? ममता कर, अब अरे बताइए पश्चिम बंगाल में क्या ये सब कुछ हुआ? और अगर हुआ तो फिर तो इसका मतलब यहां भी, और तो फिर तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी और भारत के अंदर भी ममता बनर्जी को लिया है ना। फिर तो अगर ये सब कुछ होना ही है तो फिर उन्हीं को लिया है फिर तो। और ये जो आज मैं माफी चाहूंगा, आपने देखा होगा मैं कभी इस प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन ये जो ब्राह्मण उछल कर आ रहे हैं, तो उस महिला के अंदर फिर हिम्मत थी जो उसने सीना ठोक कर कहा कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। और उसने सरेआम जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़कर सुनाए, कंठस्थ जिसने सुनाए, है किसी में हिम्मत? इस देश के शीर्ष से शीर्ष नेताओं के अंदर उन्हें कंठस्थ है, आज भी सुना सकते हैं क्या वो? तो फिर अगर ऐसी बात है, अगर हमें वही की हिंसा स्वीकारनी है, वहां जो हिंसा हुई, लेकिन सबको मालूम है वहां भी हिंसा में क्या हुआ कि हिंसा बांग्लादेश की तस्वीर बांग्लादेश वाली फिट कर दी, इंडिया टुडे का पत्रकार को मरा दिखा दिया, फोटो उनकी लगा दी मरा को। तो ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो बकवासबाजी आजकल दिखाई जाने लगी, आपको पता गौरव भाटिया ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है एक पूर्व नेता के? शर्म नहीं आती इन लोगों को जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं? उनके लिए भी ये दे रहे हैं हम नई पीढ़ी को। हमने पहले भी कहा कि हम नई पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, सवाल इस बात का उठता है। और इस विषय के ऊपर ये जो दिव्यांशु पटेल, ठीक है सबने क्लीन चिट दे दी होगी, क्योंकि बात वही है कि वहां उनको भी पुचकार दिया गया, कृष्णा तिवारी जी भी बहल गए, उनको 2 मोबाइल मिल गया, बाकी जो कुछ भी हुआ हो वो भी मान गए। अब उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, जो भी हो, लेकिन मजबूरी के तहत बाकी। लेकिन फिर भी शासन को तो देखना चाहिए था, सरकार को। यही सब कुछ हुआ था ना अगरतला के अंदर, जो वहां के डीएम साहब ने करी थी गड़बड़। उन्होंने इतनी लाते वाते तो नहीं मारी थी। हाँ, यहां जरूर जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो उन सरकारों से लेके क्या यहां नहीं इनके विरुद्ध एक्शन? ऐसे तो सब मारते पीटते रहिए, बाद में माफी मांग लीजिए। सरकार समझ नहीं आता है साहब इस प्रकार के अगर निर्णय। और हमारी नमस्कार इंडिया की कोशिश होगी, कल हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। रहेगा बच्चे। कहाँ से फोन किया आपके पिताजी? वो बलरामपुर में संस्कृत पढ़ाते हैं, बलरामपुर जिला यूपी में है। तो उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में, जेएनयू के बारे में? यही कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, हाँ, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे। ये इस देश की सनातन परंपरा रही है, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन अब पिता है तो वो डरते हैं ना इस सिस्टम वो को। बेटे के लिए डरते हैं, बेटे के लिए डरते हैं। बेटा तो अपना कर्तव्य निभाएगा। संस्कृत पढ़ाते हैं, 17 साल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी गई कि वो कुर्मी थे, ये बोल के, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर अवधेश प्रताप नाम है उनका, गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत में, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तब थे जब अवध यूनिवर्सिटी में 78 कॉलेज थे, तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटी में बोल के भगाया गया कि आप कुर्मी हैं, आप संस्कृत कैसे पढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कि जब मैं 17 साल झेल सकता हूँ, क्लर्क की नौकरी कर सकता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट होके, तो तुम किसी तरीके से जेएनयू पहुँच गए हो
तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग तुम्हें खा ना जाए, ये उनके वर्ड थे आज सुबह। आज के कार्यक्रम में सब तस्वीरें देखने के बाद हम चर्चा करेंगे और तस्वीरें भी खोज कर पाएंगे कि ऐसे जहरीले व्यक्तियों को आप पब्लिक डील के लिए लगाते हैं। मैं ठोक कर कहता हूं कि उसने जानबूझ कर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर, जब उसने देख लिया कि बोधी वाला व्यक्ति है अर्थात शिखा रखी हुई है, उसने अपने मन की वो पुरानी पढ़ा जो जहर उसके अंदर था वो उगला उस व्यक्ति ने वहां जाकर, और इसलिए कृष्णा तिवारी की पिटाई करी, मारा, पलट भाग भाग कर मार रहा। अभी तक चलिए उसको और उसके साथ जो सफेद वर्दीधारी नेता घूम रहा है, ये जो मार रहा था, ये कौन है भाई? इसको खोजा किसी ने? किसी ने इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की? नहीं की किसी ने। अभी तक उसने तक अभी नहीं पता चला है कि जो इटावा के एसपी साहब जिसके सामने हाथ जोड़कर जा रहे थे, या हवा में कौन आ गया जो एसपी साहब को थप्पड़ मार के चला गया। ऐसी बात नहीं, अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ खोज सकती है। खोजना क्यों नहीं चाहते? इसका मतलब बात वही है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक समय में बाहर आकर कहा था, खतरा व्यक्त किया था, इसका मतलब तो पुलिस भी कहीं खतरे में, दबाव में है। लेकिन उस दबाव के लिए कोई आम आदमी पिटेगा क्या? प्रश्न ये उठता है। और शर्म आनी चाहिए उस चैनल को जिसने उस पत्रकार के ऊपर दबाव बनाया होगा, अपने पत्रकार के ऊपर। उसने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? वैसे तो बहुत उछल उछल के आता है उनका बॉस जो है। चलिए एक आगे की जानकारी आपको दे दूं। अरविंद केजरीवाल जी आज उत्तराखंड गए थे और एक फिर भयंकर झूठ बोल कर आए। हालांकि उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, दिल्ली में दे दो ना भाई 300 यूनिट, यहां तो तुम 200 में क्यों बहका रहे हो? और उसके बाद भी एक लिमिट है, उसके बाद जैसे आपका मीटर घूमता, मैं ये नहीं कह रहा उसके यूनिट के चार्ज ना करें, लेकिन सब कुछ हो। और चलिए आपने एक और झूठ बोला वहां पर, उत्तराखंड की जनता गौर कर ले, अरविंद केजरीवाल महा झूठ बोल कर आए आपके यहाँ कि जब मैं सत्ता में आया तो 8-8 घंटे दिल्ली में बिजली नहीं आती थी। किसने कह दिया? गर्मियों में अगर कभी कट लग गया तो 1 घंटा फिक्स टाइम होता था कि 1 घंटा नहीं आएगी। और आज अगर बिजली भाग जाती है, चलिए पहले का मुकाबले, लेकिन हर साल एक बार तो होता है 24, 25, 26 घंटे के लिए बिजली भागती है। 1 घंटे के लिए बिजली भाग जाए तो ध्यान कर लेना उत्तराखंड वालों कि, हालांकि मैं ना किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, ना कुछ, ना मैं बीजेपी का पक्ष रख रहा, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी का, लेकिन एक गौर कर लेना, दिल्ली के अंदर जब बिजली भाग जाती है तो उस समय ना तो उनकी हेल्पलाइन नंबर 011 3999 जो भी है, 3999 जो कुछ भी वो नंबर, और ये जिस नंबर के ऊपर जो अपनी इन्होंने वेबसाइट पे या इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, जो दूसरा नंबर देते हैं 5 या 4 डिजिट का, वो नंबर ही फर्जी है, वो नंबर ही नहीं मिलता है। आप इनको कितनी कंप्लेंट कर लीजिए, दिल्ली के एलजी से लेके, आजकल तो दिल्ली सरकार का मतलब एलजी है ना, एलजी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, बिजली विभाग से लेके, कहीं कुछ भी कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं होती है उस समय में। गौर कर लेना लुटने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा वोट आप किसी को भी दे, लेकिन बहकाए में ना आए, सफेद झूठ बोल कर आया ये आदमी आपके यहाँ। अब मुझे माफी चाहूंगा, बेशक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन जब वहां पर गया है तो वो वहां का मुख्यमंत्री नहीं, एक पार्टी का नेता बनकर गया और सफेद झूठ बोलकर आया। उत्तराखंड वालों, मैं ये इस चीज से सबक ले लेना, अर्थात 300 यूनिट लो आप, 400 यूनिट लो, जो मर्जी लो फ्री, लेकिन ये देख लेना कि जब कभी भी बिजली जाएगी, ये तो हो नहीं सकता ना बिजली कभी जाएगा, लेकिन धक्के खाते रहना, आधी रात को बिजली भाग जाएगी और ढूंढते रहना, कहीं से जवाब नहीं आएगा, सब मोबाइल उठ के साइड पे हो जाएंगे, ट्विटर पर कुछ नहीं, आप एक ही जवाब मांगते रहिए, 1 महीना मांगते रहिए, ठीक है। जल्दी इन्फॉर्म करते हैं, जल्दी इन्फॉर्म करते हैं, वो जल्दी 1 महीना समाप्त नहीं होती है। चाहे जल बोर्ड की हालत ले लीजिए, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड भी इसी दिल्ली सरकार के, इसी अरविंद केजरीवाल के अंडर है, कोई सुनवाई नहीं। आप 2 महीने गर्मियों में मर जाइए इनको लिख लिख कर, इनको फोन कर करके, अगर गलती से कोई उठ भी गया कहीं कोई नंबर, लिख लिख कर मर जाइए, कहीं चले जाइए, लाना से अगर ये एक पैसे का 1%, 0.1% भी अगर हल निकाल दें, कुछ नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। परेशानी यहां पर सोचना आपने है, जनता को जागना पड़ेगा। जनता नहीं जागेगी तो ध्यान रखिए, आप ऐसे ही पिटते रहेंगे। कल कृष्णा तिवारी पिटे, आज आपका नंबर हो सकता है। कल दिल्ली की जनता लूटे, आज आप लूट सकते हैं। 8 घंटे बिजली जाती थी दिल्ली में, कौन सा आदम, बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हो? 8 घंटे बिजली जाती थी और कहते हैं अब नहीं जाती है। चलिए इन्हीं बातों को कल विस्तार से चर्चा करेंगे, पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे, और मैं इसीलिए ताकि कल की चर्चा से पहले ये चीजें आप लोगों के पास पहुंच जाएं। और मैं फिर निवेदन करूंगा
कि इन शब्दों को कहना छोड़ दीजिए, उस समय में ये क्या होता था, उस समय में नहीं होता था क्या, तो फिर वही समय ठीक था ना आपके साथ, क्यों फिर उसी समय को ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है। आपसे जनता ने ये उम्मीद करी थी कि कुछ अच्छा करेंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने झूठ बोलने की सिवा आपने भी कुछ नहीं किया। नीचे का कोई आदमी सुधर कर कुछ नहीं, अकेले ऊपर से अगर कोई आ भी गया, अगर कोई एक्शन ले भी ले प्रधानमंत्री, तो नीचे क्या। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बहुत दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश में जो भी एक चीरहरण हुआ, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी की तरफ से कोई अफसोस जाहिर। चलिए, कह रहे हैं कि ये दूसरे रूप के अंदर कोरोना वापस लौट रहा है, तो कृपया संभल कर चलें। बाहर हिल स्टेशन पर, शिमला में, कैंपटी फॉल आदि आदि जहां लोग भाग रहे हैं, मैंने भी मध्य प्रदेश में देखा कोई नहीं लगाता मास्क। अब यहां दिल्ली में किसी को पता नहीं है कि लॉकडाउन है या नहीं है, नाइट कर्फ्यू है या नहीं है, ये भी एक विषय है। एक पुलिस वाले साहब कह रहे थे कि भाई नहीं, रात को लॉकडाउन, आप अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, घर के बाहर भी कदम नहीं रख सकते, जो कि प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है। अब बताइए, आजकल फ्लोर सिस्टम है, कहां मरेगा क्या आदमी। अगर रात को 12-1 बजे भी नहीं निकल सकते आप, रोटी खा के अगर 10 कदम अपने घर के 10-15 कदम के अंदर घूम लें, तो उस पर भी बहुत से लोगों को, क्योंकि कई लोग होते हैं बिल्कुल जैसा हो ऑर्डर मिल गया वहां तक ही उसी पर स्टिक रहते हैं। पर चलिए, कोई बात नहीं, उनकी अपनी ड्यूटी हो सकती है। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। नमस्कार।